इसका शीर्षक है साहित्य अनुवाद अवसर व चुनौतियां। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और वह साथ ही निदेशक भारतीय अनुवाद परिषद न्यू दिल्ली हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर हरीश कुमार सेठी जी, जो इग्नू नई दिल्ली से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर रमा शंकर सिंह जी, जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला से बिलोंग करते हैं। और साथ ही एक विशिष्ट वक्ता और भी हैं, श्री प्रफुल्ल कुमार सिन्हा जी, जो आकाशवाणी केंद्र वाराणसी। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम में, इस राष्ट्रीय वेबिनार में जितने भी प्रतिभागी हैं, देश के विभिन्न राज्यों से जितने भी प्रतिभागी हैं, उन सबका मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे महाविद्यालय की तरफ से, इस आयोजक समिति की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे इस कार्यक्रम की संरक्षिका हैं डॉक्टर रौतेला मैडम है, जो उत्तराखंड में उत्तराखंड शासन उच्च शिक्षा निदेशालय की उच्च शिक्षा निदेशक हैं। उनका भी शुभकामना संदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है। वह व्यस्तता की वजह से जुड़ नहीं पा रही हैं, लेकिन अगर उन्हें जैसे ही समय मिलेगा तो शायद वो जुड़ भी जाए बीच में। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस कार्यक्रम के जो आयोजक सचिव डॉक्टर राम भरोसे जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने एक के बाद एक कई वेबिनार आयोजित किया है, एक पूरी श्रृंखला आयोजित की है। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आप सभी को कि पहले जो इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित किया गया था वह कोविड-19 के दौर में पत्रकारिता, यह उसका विषय था। फिर एक दूसरा इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित किया गया महाविद्यालय की तरफ से, जिसका विषय था ऑनलाइन टीचिंग पे जो केंद्रित था। और अब यह इसी सीरीज में एक तीसरा वेबिनार है, साहित्य अनुवाद अवसर व चुनौतियां। तो आप सबका स्वागत करने के पश्चात मैं थोड़ा सा इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, या यह जो विषय चुना गया, इस विषय की आज के दौर में या इस समय अहमियत तो इसकी हमेशा से ही रही है, परंतु अभी के दौर में अगर हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं तो मैं कुछ जो कहना चाहूंगी। जैसे इसका विषय है साहित्य अनुवाद अवसर व चुनौतियां। हालांकि ये साहित्य अनुवाद है, परंतु केवल अगर मैं अनुवाद के लिए भी कहना चाहूँ तो एक ऐसा समय है जिसमें कि हम अपनी लोकल संस्कृति को प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम लोकल को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, और उसके साथ ही साथ एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम ग्लोबल को भी केंद्रित करते हैं। मतलब हम लोकल की भी बात करते हैं कि जो हमारी लोकल संस्कृति है, जो हमारा लोकल साहित्य है, लोकल लेवल पे जो चीज है वह भी किसी तरह प्रिजर्व हो और उसका प्रचार प्रसार हो। और लेकिन साथ ही में वह केवल लोकल तक ही ना सीमित रह जाए। जो हमारी संस्कृति है या जो भी कुछ अर्जित किया गया है लोकल लेवल पे, वह केवल लोकल तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी पूरे ग्लोबल स्तर पे होना चाहिए। तो यह एक लोकल और ग्लोबल दोनों को मिला के एक नया शब्द आया है, जो कि जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एंड लोकल, दोनों का एक मिक्सचर हमें चाहिए। और इस मिक्सचर में जब हम लोकल की बात करेंगे तो निसंदेह जितना ज्यादा हम लोकल की बात करेंगे, वो वहाँ का अपनी जो संस्कृति है, वहाँ की जो अपनी भाषा है, अपनी बोली है, उसी में वह साहित्य रचना या और भी कोई सांस्कृतिक गतिविधि या किसी भी तरह की कला का विकास होगा तो वह लोकल के ही भाषा में या उनकी अपनी संस्कृति में होगा। लेकिन जब हम उसे ग्लोबल स्तर पे ले जाएंगे तो वह निश्चित ही वह ऐसी भाषा होनी चाहिए जो ग्लोबल भाषा हो, जिसको सब लोग समझ सकें। और यहीं पे फिर आता है अनुवाद की यहीं पे भूमिका होती है कि जो हमारी लोकल भाषा है या एक राज्य की भाषा बोली कहें या एक देश की बोली भाषा कहें, साहित्य कहें, और जिसे हमें हर जगह प्रचार प्रसार करना है, तो निसंदेह यह जो साहित्य अनुवाद है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर भी है। क्योंकि अगर हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं अपनी चीजों का तो अनुवाद के जरिए कर सकते हैं, या अगर हम दूसरी जो ग्लोबल लेवल पे जो चीजें अवेलेबल हैं, चाहे साहित्य हो या कोई धर्म की बातें हो या कोई भी चीज हो जो हमारी अपनी भाषा में नहीं है, या वह साहित्य जो हमारी अपनी भाषा में नहीं है, उसको अगर हम लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो हमारी भाषा में अनुवादित होना चाहिए।
तो इस तरह से यह जो विषय रखा गया है, विषय जो चुना गया है इस कार्यक्रम का, इस राष्ट्रीय वेबिनार का, वो बहुत ही प्रासंगिक सा महसूस हो रहा है। और आगे चलने वाले, जबकि जो ये कोरोना का समय आया है, इस समय में या इसके बाद भी, जैसे कुछ सालों तक तो ऐसा लगता है कि लोकल और भी ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट भी कम होगा, और लेकिन लोकल के साथ साथ हमें ग्लोबल की भी बातें करती रहनी पड़ेंगी। तो यह अनुवाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रासंगिक विषय है, और इसी वजह से राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। और इस राष्ट्रीय वेबिनार में बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ता, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी जो हमारे साथ जुड़ पाए हैं, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यह जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना है इस कोविड की वजह से कहें, तो इसकी एक खासियत भी हम देख रहे हैं कि एक हमारे महाविद्यालय द्वारा 2 इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित किया गया, राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें विदेशों से भी और देश के समस्त राज्यों से लोग जुड़ पा रहे हैं। तो ये एक ऑनलाइन जो माध्यम है, यह माध्यम कहीं ना कहीं एक अच्छी भूमिका भी निभा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग और कई जगहों से लोग इस पे जुड़ जाते हैं। और जब हम वास्तविकता में आते हैं तो ये नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें अलग अलग संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की उनका विषय है कि हमारे साथ प्रोफेसर टंडन जी जुड़े हुए हैं, और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ सेठी जी हैं, और भी विशिष्ट वक्ता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, और जिनका वक्तव्य हम सभी को सुनने को मिलेगा, और जिससे सभी प्रतिभागी लाभान्वित भी होंगे। तो इसके साथ ही मैं आप ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, और आप सभी को साथ ही साथ धन्यवाद भी देती हूँ कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, विशिष्ट वक्ता हैं, आप सभी ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इन प्रतिभागियों के साथ अपने विचार शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। और मैं डॉक्टर राम भरोसे जी जो इसके आयोजक हैं, मेरे महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ, और पूरे महाविद्यालय की तरफ से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत भी करती हूँ और बधाई देती हूँ। और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर राम भरोसे जी, आप इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये बात आपने मैम बिल्कुल सही की कि जो हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं और अन्य सभी जो हमारे वक्तागण हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा विशिष्ट उनका योगदान है और उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। तो ये आज हमारे लिए सच में बड़े सौभाग्य की बात है कि टंडन जैसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच में हैं, या कहिए कि हम उनके साथ हैं। ये हमारा सौभाग्य है, और इस जो ये टेक्नोलॉजी है, ये इसका भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इस तरह के आयोजन करने का मौका मिला, जो हमारे सभी विद्वजन हैं उनसे हम रूबरू हो सके। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले ये अनुवाद की जो बात चल रही है, जैसा कि मैडम ने इसमें आधार में अपनी बात रखी कि अनुवाद की आवश्यकता आखिर है क्यों, तो ज्ञान का जो क्षेत्र है ये इतना विस्तृत है, इतना महान है कि इसको किसी भाषा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। और यदि हम किसी अन्य भाषा भाषी जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो वहाँ का साहित्य है, अगर उसको हमें समझना है, उस पर हमें चिंतन मनन करना है, तो हमें अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। और अनुवाद ही एक ऐसा माध्यम है जो मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा जो रूबरू होने का जो दूसरे संस्कृतियों, साहित्य से, भाषाओं से जो माध्यम है, वो एक अनुवाद ही है। अब हम अंग्रेजी या फिर अन्य जो हमारी भारतीय भाषा है, हमारे भारत में भी अनेकों भाषाएं हैं, और अगर इससे हम विदेशी भाषाओं की बात करूं तो वहाँ का साहित्य भी हम जो पढ़ते हैं वो उसका माध्यम सिर्फ अनुवाद ही बनता है। और आज जो वास्तव में जरूरत है, आज से जो यहाँ पे मेरे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी हैं वो भी सहमत होंगे, और बाकी आप सभी सहमत होंगे कि ज्यादा समय की बात नहीं है कि अनुवाद को एक द्वयम दर्जे का कार्य माना जाता था कि भाई कि अनुवाद जो है वही कृति को कॉपी उसको शब्दों को बदल के लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुवाद अपने आप में एक बड़ी ही रचनात्मक, एक सृजनात्मक एक कार्य है। इस पर भी गंभीरता से बाकी वक्तागण भी बोलेंगे, और मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज के हमारे अतिथिगण पधारे हैं, मैं उनका चाहूंगा कि मैं यहाँ पर उनका संक्षिप्त परिचय आप सभी लोगों से कराऊं। हालांकि प्रत्येक व्यक्तित्व अपने अपने आप में इतना विशिष्ट है कि उनको किसी
परिचय की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कर्टसी होती है कि मैं सभी आदरणीय अपने अतिथियों का यहाँ पर आप सबके समक्ष उनका परिचय कराऊं। तो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी, जो प्रोफेसर है हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के। इन सर की मैं एक विनम्रता की बात कहूं, जब मैंने इनको पिछले 5 से 6 दिन पहले इनको फोन किया, तो इन्होंने इतने प्यार से, इतने स्नेह भरे मेरे से बात की कि हालांकि हमारी बात किताबों से मैं इनको जान पाया हूं, लेकिन आज पहली बार जब मैंने इनसे बात की तो मुझे काफी एक ये कहिए कि एक पिता तुल्य एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं। तो मैं सर ये आपकी वो पहली मुलाकात कभी नहीं भूल पाऊंगा सर। टंडन सर, जब आपने मुझे सीधा जानने के लिए वीडियो कॉल मिला दिया कि भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कौन है, इसलिए मैंने सीधा आपसे वीडियो कॉल किया। तो मैं सर वास्तव में मैं उस समय बड़ा भाव विभोर भी हो गया था कि इतना बड़ा व्यक्ति वो मेरे से भी वीडियो कॉल कर से बात कर रहे हैं। तो बाकी सर का 34 वर्षों से अधिक अध्ययन अध्यापन का अनुभव है और इनके मार्गदर्शन में, इनके निर्देशन में 70 से अधिक शोधार्थियों ने पीएचडी अपनी पूर्ण की है और 130 एमफिल इनके देख रेख में पूर्ण की गई है और बाकी अभी कार्य और पीएचडी और एमफिल्स पे चल रहा है। सर का बायोडाटा जब मैं देख रहा था तो सर मैं माफी चाहूंगा, मैं ये देख रहा था कि इसमें मैं क्या पढ़ूं और क्या मैं छोड़ूं, क्योंकि समय का व्यवहार रहता है। तो माफ कीजिएगा सर अगर कुछ भी चीज मुझसे छूट जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जो वास्तव में जो आपकी उपलब्धता है उस पर मैं सभी प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। 55 से अधिक सर की पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं और 5 शब्दकोश आप समझते हैं, हमारे घरों में भी शब्दकोश रखे हैं कि एक शब्दकोश के साथ में कितनी मेहनत की जाती है, ये सर बड़ी बखूबी जानते हैं और इन्होंने 5 शब्दकोशों के जो निर्माण में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 150 से अधिक लेख इनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और अनेक संगोष्ठियों में इन्होंने संचालन भी किया है और इन्होंने भागीदारी भी की है और इन्होंने इनके ही निर्देशन में कई संगोष्ठियां जो हैं संपन्न भी हुई है। और जो हमारा इग्नू है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा मुक्त विश्वविद्यालय है, और जो हमारा जेएनयू है और भारतीय अनुवाद परिषद की जो अनुवाद विषय जितने भी परियोजनाएं हैं सर का उनमें काफी बढ़ चढ़कर उनमें उनका निर्देशन रहता है, वो मूल्यांकन के क्षेत्र में करते हैं। और भारत सरकार के जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग है, वहाँ पर विभिन्न विषयों के रूप में ये एक्सपर्ट के रूप में अपने सहयोग प्रदान करते हैं और अनेक शैक्षिक और व्यावसायिक निकायों की सदस्यता सर को इसमें प्राप्त है। और ये अनेक प्रकार के जो हमारे पाठ्यक्रम हैं, पाठ्यक्रम में विशेषकर जो अनुवाद का जो क्षेत्र है, क्योंकि अनुवाद की जब भी कम से कम हम अपने देश में जब अनुवाद की बात करते हैं तो वो पूरनचंद टंडन जी का नाम स्वतः ही आता है। मैंने भी सर जब आज से 2 साल पहले मैंने अनुवाद पे थोड़ा बहुत कार्य किया था, तो कोई पुस्तक ऐसी होगी जिसमें सर आपका जिक्र ना हो, और बिना आपके जिक्र के हमारे यहाँ अनुवाद की बात करना एक तरह से एक अधूरापन सा लगता है। तो आदरणीय सर, मैं आपकी जितनी शब्दों में प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, तो आप मेरे स्वीकार कीजिएगा सर मेरे अभिनंदन को। उसके बाद जो आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हैं, हमारे मित्रवत, हमारे आदरणीय डॉक्टर हरीश कुमार शेट्टी जी, जो अनुवाद अध्ययन विद्यापीठ इग्नू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। और सबसे पहले मैंने इस अनुवाद की जो वेबिनार की जो बात रखी थी, मैंने हरीश सर के सामने रखी थी और इनकी अनुमति के बाद ही मुझे टंडन सर से बात करने का भी मौका मिला। तो मैं सर आपका बड़ा आभारी रहूंगा हमेशा, क्योंकि आप जिस तरीके से इस अनुवाद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सच में काबिल तारीफ है। तो आपके परिचय में भी मैं चंद शब्द अपने कहना चाहूंगा। अनुवाद अध्ययन, कोश विज्ञान और पारिभाषिक शब्दावली, प्रयोजन मूलक हिंदी आदि क्षेत्रों में सर की बहुत विशेषज्ञता है और अभी तक इन्होंने कुल 9 पुस्तकों का लेखन किया है और 15 से अधिक इन्होंने पुस्तकें जो हैं संपादित की है। हरीश सर, अगर कुछ भी चूक हो रही हो तो कृपया प्लीज माफ कर दीजिए, क्योंकि इतना बृहद बायोडाटा में से मैं थोड़ा सा कुछ चुन पाया हूँ। और उसके बाद
सन 2000 और 2015 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, जो अनुवाद के ही क्षेत्र में सर को प्रदान किए गए हैं। और अनेक जो हमारे अनेक शोध कार्य जो होते रहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सर की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और साहित्य शिरोमणि, सूर्या अंतर्भाषी सम्मान और नाताली सम्मान जैसे आभूषणों से सर जो है यहाँ पर अलंकृत हैं। और ये हमारा सौभाग्य है सर, आपने अपना आज कीमती समय हमें दिया और हम आपके आभारी रहेंगे सर। पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब हम बात करेंगे आज के जो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़े भाई की तरह आदर सम्मान देता हूँ, डॉक्टर रमा जी। और डॉक्टर रमा जी से मेरी मुलाकात भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में हुई थी। सर मैंने वहीं की टी शर्ट आज पहनी हुई है, शायद आपने पहचाने भी हो। तो वहां से सर फेलोशिप सर कर रहे थे वहां पर। और सर का काम जब हमने सर, क्योंकि सर की जब प्रेजेंटेशन होनी थी तो हम उस समय वहीं थे, ये हमारा सौभाग्य था। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, विशेषकर आदरणीय टंडन सर को और हरीश सर को, कि सर का जो काम है वो घुमंतु समुदाय और नदियों के किनारे जो बसे हुए जो निषाद लोग हैं उन पर इनका काम है सर। और नदियों और वनों पर जो आश्रित जो हमारा समुदाय है, जो एक तरह से आम समाज से कटा हुआ रहता है, या कहे कि हम ही उसको काट कर रखते हैं, तो वहां पर सर ने बड़ी गंभीरता से 2 साल सर अपनी फेलोशिप पूर्ण की है। और बाकी सर जो हमारी CSDS के प्रतिमान जो एक पत्रिका आती है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है सर के, उसमें निरंतर लेख प्रकाशित होते रहते हैं। और जो हमारी अन्य साहित्यिक पत्रिकाएं हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि सभी अधिकतर लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, जैसे आलोचना है, भागार्थ है, नया पथ है, उसमें निरंतर सर की जो है रचनाएं हैं वो निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। और अभी उनकी हाल ही में एक पुस्तक आने वाली है, निषादों और नदियों के अंतर संबंधों को लेकर। मैं उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि वो पुस्तक कब आए, क्योंकि वो अपने आप में एक अभी तक अगर मैं अतिशयोक्ति ना हो तो सर ये कहूंगा कि अभी तक वो अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा जो सर ने उन 2 सालों में वहां रहकर किया, और जो अब जिस पुस्तक पर सर वहां पर अभी काम कर रहे हैं। तो रमा सर की जो सहृदयता है उनका मैं काफी कायल हूँ। बिल्कुल हमारे जो कुम्हार होता है, जैसे एक शिक्षक को कुम्हार की तरह होना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन में, जब मेरी प्रेजेंटेशन संस्थान में हो रही थी तो सर वहां पर मौजूद थे, तो सर ने काफी वहां पर जो त्रुटियां थी उनमें सुधार किया। तो तब से ही मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर हमारी मुलाकात व्हाट्सएप या निरंतर कॉल के माध्यम से होती रहती है। तो सर मेरे पास रमा सर धन्यवाद के शब्द अधूरे हैं कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। और अभी हमारे आदरणीय मित्र प्रफुल्ल सिन्हा, वो बार बार उनका मैसेज आ रहा है, वो किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सर जो है आकाशवाणी वाराणसी में एक कार्यक्रम अधिशासी हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, और काफी इनकी अभी पिछले महीने इन्होंने राज्यपाल जो शिमला के राज्यपाल हैं उनका इंटरव्यू भी किया था इन्होंने, तो ये अभी हमारे साथ शायद शीघ्र ही जुड़ जाएंगे। तो सभी आदरणीय मेरे साथियों का पुनः पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। और जितने यहाँ पर प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, जितने मेरे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। और मैं यहाँ पर एक चीज मैम आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा प्रिंसिपल मैम, कि इस वेबिनार के अंत में एक छोटी सी परीक्षा रखी गई है। उस परीक्षा के आधार पर ही अभी हमारे जो प्रमाण पत्र हैं वो निर्गत होंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है कि वो उसमें 10 या 20 आपके पास छोटे MCQ टाइप से क्वेश्चन आएंगे, उनको जैसे ही आप पूर्ण करोगे तुरंत आपके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 2 वेबिनारों में कुछ ऐसा हमने देखा है कि वो कुछ लोग गलत तरीके से इसमें जुड़ते हैं और वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और ना ही वो गंभीरता से विषय को समझते हैं। रमा सर की मुस्कुराहट से मैं समझ गया कि मैं कहाँ बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये वास्तविकता है। जितने भी आदरणीय लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो मेरी बात से सहमत भी होंगे। तो ये छोटा सा, हरीश सर एक छोटा सा ये प्रयोग करके देख रहा हूँ, इसमें आपका सबका सहयोग और आशीर्वाद मुझे चाहिए। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि रमा सर ने मुझे दोपहर से पहले मैसेज कर दिया था, भाई मैं 4 बजे थोड़ा मुझे कहीं जाना होगा, तो कृपया मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका पहले दे दीजिएगा। तो मैं हरीश सर आपसे माफी मांगते हुए मैं आज के जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर रमाशंकर जी,
मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें और हमारे सभी प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर रमा सर। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं राम भरोस जी का, प्रिंसिपल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा। और दूसरा इसलिए राम भरोस जी का कि एक आदरणीय विद्वान है जिनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, और एक जिनसे मेरी एक दो मुलाकातें हैं। सेठी साहब से हम लोग गणेश देवी के प्रोजेक्ट में साथ साथ जुड़े थे, कुछ काम साथ साथ किया है। तो सेठी जी की उदारता और कर्मठता, काम करने के तौर तरीकों से मैं काफी परिचित हूँ और बहुत अच्छे अनुवादक हैं। प्रोफेसर पूरनचंद टंडन का एक बहुत ही सुंदर अनुवाद है, और मैं इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी प्रतिभागियों से कहूँगा कि वो जरूर पढ़ें। उन्होंने घेल अम्बेडकर की किताब का अनुवाद किया है, प्रबुद्ध भारत, अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत। बहुत सुंदर अनुवाद है टंडन साहब, और वो जितना बार पढ़ो उतना बार लगता है कि हिंदी में वो लिखा गया। जितनी बार आप जितनी बार पढ़ा जाए लगता है कि वह हिंदी में लिखी गई किताब है। तो ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका दिया राम भरोस जी ने, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया हूँ। तो मैं कम बातें कहूँगा, और अनुवाद लगभग गणित की तरीके से है, उसमें आप इधर उधर की बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते, और टू द पॉइंट रहना है कि आप अनुवादक जो है वह एक तरीके से किसी भी समाज, संस्कृति, भाषा, देश, काल, वातावरण में जो एक सच है उसका दूसरी भाषा में वाहन करता है। वो सच का वाहक होता है, ट्रूथ कैरियर होता है। तो उसके पास बहुत इधर उधर जाने की गुंजाइश नहीं होती है। जो लिखा है उसके आधार पर ही इसे अनुवाद करना है। हाँ, ये जरूर है कि वह एक अनुवाद एक रचनात्मक उपलब्धि है, तो उसमें उसकी छूट होती है, लेकिन वो सच को सच के जैसा ही रखता है। तो उस इसलिए बहुत ज्यादा लंबी बातें मैं नहीं करूँगा। मैं पहले 3-4 अनुभव छोटे छोटे आपसे साझा करूँगा कि उनको जब मैं कर रहा था तो मैं कैसे उनसे आगे आया, और फिर इसके बाद जो मुझे दिक्कतें आती हैं अनुवाद करने में वह, और इससे आपको यह थोड़ा पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से अनुवाद का काम कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा अनुवाद किया था, लगभग वो 10-12 हजार शब्दों का था। वो नेपाली भाषा और समाज के बारे में था। वह अंग्रेजी में लिखा हुआ आर्टिकल था, और उसको मैंने अनुवाद किया, और उसमें नेपाली भाषा के वाक्य खंड थे, अनुच्छेद थे एक एक, और उसको नेपाली भाषा में ही करना था। तो जब मैंने वह अनुवाद हिंदी में पूरी तरीके से रूपांतरित कर लिया, अनुदित कर लिया, तो मेरे पास दिक्कत यह थी कि मैं कैसे जानूं कि यह जो अनुवाद मैंने किया है वह सही है, क्योंकि मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे नेपाली नहीं आती, और जबकि मैं इस बारे में अनुवाद कर रहा था। हरीश जी इससे जुड़े हुए हैं, वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वहाँ भी मैंने इस बारे में रखा। तो संस्थान में मैं PhD कर रहा था उस समय, सन 2000। तो वहाँ नेपाल के 4 लोग काम करते थे कर्मचारी के रूप में। मैं उनके पास गया और कहा कि देखिए, मैंने ये अनुवाद किया है नेपाली भाषा का अंग्रेजी से हिंदी में। तो उन्होंने कहा कि ये आपका अनुवाद कहाँ कहाँ पर गलत है, तो पहले इस अनुवाद को दुरुस्त कीजिए। तो जो अनुवाद को मैंने दुरुस्त किया, फिर उनके पास लेकर गया, तो उन्होंने कहा सब कुछ तो सही है, लेकिन इसमें आपने ध्वनियों का जो उच्चारण है वह गलत लिखा है। तो फिर मैंने उनको ये बात दिखाई कि देखिए अब ये सही है, तो उन्होंने दुरुस्त किया। तो नेपाली भाषा और समाज के बारे में एक आर्टिकल जो बलराम पांडे और समर सिन्हा का लिखा हुआ था, उसको मैं अनुवादित कर रहा था हिंदी में। और जबकि मैं नेपाली समाज में विशेषकर से रिश्तेदारियों का जिक्र था, और वहाँ की कुछ साहित्य और भाषा के बारे में उल्लेख किया गया था, उससे मैं ठीक से रूबरू नहीं था। तो अगर वह भाषा के स्तर पर मेरा अनुवाद ठीक हो सकता था, लेकिन तकनीकी रूप से वह गलत था, और ध्वनि के आधार पर तो बिल्कुल गलत था। तो जब मैंने उन 2 नेपाली कर्मचारियों को दिखाया, जिनमें एक की योग्यता हाई स्कूल की और एक की योग्यता स्नातक थी, और दोनों नेपाली भाषा ठीक से जानते थे, तो उन्होंने उस
अनुवाद को दुरुस्त किया और वो अनुवाद ठीक ठाक है और कुछ बड़े उस्तादों ने उसकी प्रशंसा की। तो अवधेश सिंह जी थे, सेठी साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, आपके आदरणीय थे उस्ताद से, तो उन्होंने कहा कि रमा ये अनुवाद अच्छा किया है, तो कैसे किया? तो मैंने बताया कि सर इसमें ये इस तरीके से मैंने किया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन यह सुविधा हमेशा आपको उपलब्ध नहीं होती है, तो आपको इसमें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। एक बात यही। फिर दूसरा अनुवाद मैंने किया द इनविजिबल इंडियन डेमोक्रेसी, ये सत्यनारायण की किताब है जो ऑक्सफोर्ड से आई थी 2016 में। उसका अनुवाद करने में एक अच्छी बात ये रही कि मैं उन्हीं के साथ मैंने पीएचडी की थी, तो जिन भाषाओं, जिन शब्दों को, जिन अर्थों में वो प्रयुक्त कर रहे थे, उन अर्थों को मैं जानता था। तो उनसे मैं लगातार बात करता रहा अनुवाद करते समय कि या जो आपने लिखा है इसका क्या अर्थ होगा, हिंदी में इसको कैसे लिखा जाए, और इसमें किस तरीके का आप किस तरीके की बात कहना चाह रहे थे, जिसका वास्तविक सामाजिक अर्थ क्या है, इसकी सोशल मीनिंग क्या है, जो आप यहाँ अंग्रेजी में कहना चाहते हैं उसको हिंदी में अगर आप कहते तो क्या कहते। तो उन्होंने कई बार अपना समय दिया, तो इससे वह अनुवाद संभव हो पाया, वह हिंदी में खंडित आख्यान के नाम से। तो यह सुविधा मेरे पास रही कि जो पुस्तक का मूल लेखक है उससे मैं बिल्कुल रूबरू हो पाया और उससे अपनी बात कह पाया। फिर तीसरी एक किताब है गांधी निष्कास, वो CSDS के प्रोफेसर हैं डॉक्टर निष्कास को, उन्होंने लिखी गांधी निष्कास। उसका अनुवाद करने के लिए जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने कहा, उन्होंने हिंदी में किताबें प्रकाशित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी और वो अनुवाद प्रकाशित कर रहे थे और कुछ मूल किताबें हिंदी में प्रकाशित कर रहे थे। अब वो दोनों परियोजनाएं उन्होंने बंद कर दिया, तो हम नहीं जानते, लेकिन वह काफी ठीक ठाक बातें चल रही थी। ऑक्सफोर्ड से जो किताबें आ रही थी हिंदी में, उसको लोग खरीद रहे थे, पढ़ रहे थे। तो वो उस किताब को जब मैंने करना शुरू किया, तो उसमें करते ही समय ये ध्यान आया, आप सब लोग जानते हैं कि गांधी की भाषा, महात्मा गांधी की भाषा कितनी सरल है। अब महात्मा गांधी की जो भाषा सरल है और वहाँ जो उनके द्वारा कोई बात मूल रूप से कही गई है और उसको गांधी के कथन के रूप में कहीं पर उद्धृत किया जा रहा है, तो उसमें कैसे उसे लिया जाए। तो उसके लिए मैंने ये किया कि उस समय मैं शिमला में था, तो महात्मा गांधी का पूरा वाङ्मय वहाँ पर मौजूद था हिंदी में और अंग्रेजी में। तो जो अंश वहाँ पर महात्मा गांधी वाले दिए गए थे और उसके लेखक ने बहुत ही मेटिकुलसली उसमें जो है बात अपनी रखी थी और सारे उदाहरण दिए थे, तो उन उदाहरणों के द्वारा आप वहाँ पर पहुँच सकते थे। तो वहाँ जाके गांधी वाङ्मय में देखते हुए कि जिस तरीके से कोई बात कह रहे हैं, अगर आप गांधी से संबंधित कोई किताब अनुवाद कर रहे हैं तो उसको कैसे लाएंगे, तो मैंने ली। तो वह जब किताब आई तो कई लोगों ने इस बात अंकित किया कि यहाँ पर अनुवाद अच्छा हुआ, कुछ जगहों पर कमजोरियां थी, उसको भी लोगों ने रेखांकित किया कि गांधी इस तरीके से कोई चीज जटिल रूप से सरल रूप से बोलते थे। तो जब आप गांधी को अनुदित कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखें कि गांधी की भाषा किस तरीके से। तो एक अनुवादक जब कोई काम कर रहा होता है तो उसके लिए केवल यही महत्वपूर्ण नहीं होता कि जो लिखा गया है टेक्स्ट में उसे ही वह अनुदित कर रहा है, बल्कि वह जिस सामाजिक राजनीतिक गांधी और अम्बेडकर से संबंधित जो भी चीजें लिखी गई हैं, प्रोफेसर टंडन है उनके अनुवाद का जिक्र कर रहा था, तो उसमें वह भी इस बात को बहुत ही उन्होंने ध्यान रखा है अनुवाद करते समय कि वो जो मार्मिकता है उस राजनीतिक वक्तव्य की वह उसमें आ जाए। तो आप जब गांधी, अम्बेडकर या नेहरू या ऐसे किसी व्यक्तित्व पर आधारित कोई लेख अनुदित कर रहे हैं तो क्या उस हिस्टोरिकल मोमेंट को कितना कैप्चर कर पा रहे हैं, उस हिस्टोरिकल रियलिटी को, उस ऐतिहासिक सत्य को कितना पकड़ पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी बात हो जाती है। तो अनुवाद करते समय इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए नौजवान लोगों को, और ऐसा करने से यह है कि वह अनुवाद थोड़ा ज्यादा प्रमाणिक होता है,
सर्वमान्य होता है, और अगर कोई चीज प्रमाणित होगी, सर्वमान्य होगी, तो निश्चित ही उसको एक मान्यता मिलेगी, लोकप्रिय होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अनुवाद के थ्रू पहुंच सकते हैं। एक बात ये होगी। फिर एक चौथी किताब मैंने शुरू की है, कुछ पढ़ने किए हैं। तो एक मध्य प्रदेश डॉक्टर अयूब, तो उन्होंने हिजड़ों पर एक किताब लिखी है। अब वह किताब प्रोफेसर अयूब की हिजड़ों पे है। अब मैं उस समाज के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं रखता, जो मैं पहले ही कह रहा था कि जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो क्या उस सामाजिक सच को पकड़ पा रहे हैं, उस ऐतिहासिक वातावरण से आप निगोशिएट कर पा रहे हैं जिसमें कोई किताब लिखी गई है। तो आप अगर उसमें सक्षम हो पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाती। तो उस किताब को अनुवाद करने के लिए मैंने जो अभी रणनीति अपनाई है वह यह कि जो उसके मूल लेखक हैं उनसे लगातार बात की जाए, और इस विषय पर जिन लोगों ने हिंदी में काम किया है उनसे बात की जाए, और कुछ अन्य पुस्तकें जो इस विषय पर लिखी गई हैं उनको पढ़ा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब कुछ तो अनुवाद कर लेंगे, शब्दावलियां और उसकी जो अर्थ छवियां हैं उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको केवल अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही आपकी मदद नहीं कर देगा, या हिंदी भाषा का ज्ञान ही आपकी मदद नहीं कर देगा, बल्कि आपको उस वातावरण की जानकारी होनी चाहिए। कह लीजिए कि आप सभी लोग, राम भरोस जी और उनके साथी, उत्तराखंड के जिस इलाके में बैठे हैं, अगर वहाँ की सामाजिकी पर कोई अच्छी किताब आती है जो वहाँ के स्थानीय वृत्तांतों, देवी देवताओं, रीति रिवाजों, संस्कृति, वहाँ की सामाजिक बनावट, इस सब के बारे में कोई किताब लिखता है, तो उसका अनुवाद करने के लिए यह बहुत जरूरी होगा मेरे जैसे आदमी के लिए जो कि उत्तर प्रदेश में बैठा है, उसको राम भरोस जी जैसे या ऐसे इनके जैसे अनुभवी और ज्ञानी लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, और इसके अलावा उस सामाजिक सच को पकड़ने के लिए कुछ और उपाय करने होंगे, अन्यथा वह शब्द का शब्द से अनुवाद होकर चला आता। यह तो बात हुई उस स्थिति की जब लेखक जीवित है, यानी इन जो मैंने आपको तीनों केस गिनाए उसमें इस किताब के मूल लेखक जो हैं वह जीवित हैं। लेकिन उस समय ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति, हेलो, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, तो जब किसी ऐसे व्यक्ति का आप अनुवाद कर रहे हैं कि जो जीवित नहीं है, जिससे आपकी बहुत ही भौतिक और सांस्कृतिक दूरी है, तो उसमें यह सारी भूमिकाएं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आप दिए गए समय काल खंड को कैसे जानते हैं, उस इतिहास पर आपकी कितनी पकड़ है, वहाँ के समाज पर आपकी कितनी पकड़ है, इसके साथ साथ आपका उस विषय के प्रति बोध कैसा है। हो सकता है कि आप इतिहास के उस्ताद हैं, आप राजनीति शास्त्र के उस्ताद हैं, और आप रस सिद्धांत के किसी किताब का अनुवाद करने बैठ गए, तो जब तक आपको रस सिद्धांत की जरूरत नहीं है, जानकारी नहीं, तो कायदे से तो उसका अनुवाद ही नहीं करना चाहिए। तो बेसिक बात यही है कि किसी भी दिए गए विषय से आपकी समझ कैसी है, आप उससे इंगेज कैसे हो रहे हैं, और उसके साथ जो पाठक वर्ग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह किताब जो अनुदित हो रही है या जो लेख अनुदित हो रहा है वह किसको एड्रेस किया जा रहा है। कहीं वो बच्चों के लिए तो किताब नहीं है, वह कहीं किसी विशिष्ट पाठक या श्रोता वर्ग को तो संबोधित नहीं है, और उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, और उस अगर जानकारी है तो कितनी संवेदनशीलता से उसे आप आगे ले जाते हैं। तो एनसीईआरटी के लिए और शैक्षिक परियोजनाओं के लिए हरीश सेठी साहब ने काफी काम किया, तो इस बारे में वो आपको बहुत बेहतर से बता सकते हैं कि जब इन्हीं शैक्षिक और शिक्षणेतर इस तरीके की पाठ सामग्रियों का निर्माण किया जाना होता है, तो क्या आप उस वातावरण से रूबरू है कि नहीं है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी दिक्कत एक बात इसमें ये भी आती है, जो समाज विज्ञान का अनुवाद है उसमें क्या है कि
एक बहुत सामान्य सी लेकिन लोकप्रिय कहावत है कि भारत यूरोप से 30 साल पीछे रहता है। यानी जो बातें यूरोप में हो रही हैं वो भारत तक पहुंचते पहुंचते 30 साल लग जाता है। तो ऐसा समाज विज्ञान में अन्य जगहों पर भी इतिहास में होता है। तो क्या हुआ कि बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे सिद्धांत वहां डेवलप होते हैं। फिर उन सारे सिद्धांतों को भारतीय विद्वान या भारत में काम करने वाले विदेशी विद्वान या विदेशी विद्वानों द्वारा प्रशिक्षित भारतीय रिसर्च स्कॉलर उसको भारतीय समाज के संदर्भ में उसे प्रयुक्त करते हैं, अप्लाइड करते हैं, किताब बनाते हैं। और यानी सिद्धांत है पश्चिम का, यूरोप का या यूरोपीय विद्वानों द्वारा गढ़ा गया, वास्तविकताएं भारत की है। पश्चिमी सिद्धांत और भारतीय वास्तविकता है, इसके आधार पर एक कोई किताब लिखी जाती है। ठीक, अब उस किताब का जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो दो दिक्कत आएगी कि उन सिद्धांतों को किस तरीके से आप समझें, उनको किस तरीके से भारतीय पाठकों को समझ में आ सकने वाली शब्दावलियों में लाएं और उसे किस तरीके से हिंदी पाठक के अनुकूल बनाएं, यह बात बहुत जरूरी हो जाती है। और दूसरी बात जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि उस भाषा की सामाजिकी क्या है, वो किस किस चीज को एड्रेस कर रही है, तो उसके बारे में आपको मामला ठीक से पता होना चाहिए। फिर एक बात और है कि ये दो भिन्न प्रकार की दुनिया है, एक लेखक की दुनिया और एक अनुवादक की दुनिया। तो कभी कभी उसमें संवाद संभव होता है और कभी उसमें संवाद संभव नहीं होता है। तो ऐसे में उन दो दुनिया को जोड़ने के लिए मूल बातों पर बने रहते हुए भी आपको अनुवाद में एक रचना धर्मिता की छूट होती है, विशेषकर जिन लोगों ने हिंदी में अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के जो उपन्यास हैं, जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, नाटक हैं, उनका अनुवाद किया है, तो उसमें रचनात्मक छूट लेने की गुंजाइश होती है। समाज विज्ञान में ये गुंजाइश थोड़ी सी कम होती है, तो यह भी एक बड़ी चुनौती है। तो इस सब बातों को मैं आप लोगों से कहना चाहता था। मुझे बस केवल इतनी ही बात कहनी थी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बहुत बारीकी से जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वह यह है कि अनुवाद करने से पहले हमें जिस का हम कृति का या जिस भी समुदाय का या समाज का हम अनुवाद कर रहे हैं उसकी बारीकी या उसकी संवेदनाओं से हमें रूबरू होना बड़ा आवश्यक है। अन्यथा हम जो हैं अनुवाद जिसको कहते हैं कच्चा पक्का अनुवाद हमारा हो जाएगा और वो एक तरह से इससे बेहतर तो अनुवाद नहीं किया जाए। अगर हम उस अपनी संस्कृति या जिसका हम अनुवाद कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे अभी सर ने उत्तराखंड का अनुवाद जो उदाहरण दिया, या जो अब जिस पर वो सर अभी हिजड़ों की पुस्तक पे जो काम कर रहे हैं अनुवाद का, जो प्रोफेसर अयूब खान की जो पुस्तक है, तो अगर वो उसे लेखक के साथ में अगर वो वास्तव में उन चीजों को जुड़ना चाहते हैं तो लेखक के साथ में उनको निरंतर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। तो आगे हम अब बढ़ाते हैं अपने इस कार्यक्रम को, क्योंकि समय का भी क्योंकि बड़ा अभाव रहता है सभी के पास, सभी को कहीं ना कहीं व्यस्तताएं रहती हैं हमारे इस समय में। तो मैं आदरणीय जो हमारे हरीश सर हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। और वास्तव में अनुवाद को पढ़ना और पढ़ाना और करना तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं मेरी उम्मीद है सर से कि सर जो हैं इन पे तीनों चीजों पे बात करते हुए आपको वास्तविकता बताएंगे कि अनुवाद में आखिर होता क्या है और क्या है वास्तव में। जो हमारे नए शोधार्थी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 3 शोधार्थी ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो अनुवाद पर ही पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा लाभान्वित सर आपका व्याख्यान होगा। तो मैं आपको सर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपनी बात रखें। सर आदरणीय हरीश सर।